हम बात कर रहे हैं टॉक टू हिमालय की सीरीज नंबर 4 पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय नेगी जी। विनय नेगी का साथ हम जब बात करते हैं उत्तराखंड और उसकी लाइवलीहुड पर, तो तब हम सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं यहाँ के किसानों के और यहाँ के खेती की, क्योंकि हम उत्तराखंड की असली राजधानी के पास में खड़े हैं। तो जब हम उत्तराखंड और उसकी लाइवलीहुड को देखते हैं, तो पहली दृष्टि में आपको क्या दिखता है? धन्यवाद आपका। और आपने एक बात सही कही कि हम उत्तराखंड की वास्तविक राजधानी के समीप हैं। आज हम उत्तराखंड की जो वास्तविक राजधानी गैरसैंण है, बस उसके समीप हैं। और हम एक बगीचे में हैं। ये चाय का बगीचा है उत्तराखंड। और आप कह रहे हैं लाइवलीहुड का क्या देखते हैं, तो उत्तराखंड जो पहाड़ है, हमारी जो पृष्ठभूमि है, वो जो टोपोग्राफी है, वो पहाड़ी ट्रेन है, हिल ट्रेन है। और यहाँ पे लाइवलीहुड के बहुत सारे ऑप्शन हैं, अपार संभावनाएं हैं, जिसमें चाय भी एक संभावना है। और चाय हमारे उत्तराखंड में बहुत ब्रिटिश एरा से ग्रो हो रही है, पर दुर्भाग्य से इसको कभी इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिला, या हमने इसकी महत्ता को नहीं समझा, तो ये बहुत पिछड़ गई है। अगर हम चाय को लें तो चाय हमारे जो पहाड़ों में सबसे बढ़िया चाय हो सकती है, और ये एक आजीविका का मुख्य स्रोत हो सकता है। और इससे यहाँ की इकोनॉमिक भी बढ़ेगी, यहाँ पे जो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और यहाँ के संसाधनों का भी सदुपयोग होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, आज के युग में स्वच्छ खाना या स्वच्छ चीज चाहिए, मतलब पोल्यूशन फ्री प्रोडक्शन चाहिए। तो उत्तराखंड में जो भी प्रोड्यूस होता है वो पोल्यूशन फ्री है और सेफ है। तो टी उत्तराखंड की जो चाय है, एक अपने आप में यूनिक टी है, और ये पोल्यूशन फ्री है, केमिकल फ्री है। अगर इस तरह के प्रोड्यूस हम ग्रो करते हैं तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो सकता है, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगा, यहाँ के लाइवलीहुड को प्रमोट करेगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, और जो माइग्रेशन, जो सबसे बड़ा मुद्दा है पहाड़ का पलायन, वो शायद रुक जाएगा। तो उत्तराखंड का जो माइग्रेशन है, उस पे हमारी बात टिकती है। और यहाँ से एक्सप्लोर होता है वो खेत, जिन खेतों को हमारे यहाँ के किसान छोड़ चुके हैं, वो इसलिए कि जो छोटी छोटी जोत है, और उससे एक तरह से उनका मोहभंग हो गया है खेतों से। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी और बढ़ती हुई जो क्राइसिस है खेतों में, छोटी घटती हुई जो जोत है, उसको हमारी चाय रिवाइव कर सकेगी? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि आपने सही कहा कि हमारी जो खेत है, जो खेत का आकार है, वो साइज बहुत छोटा है, और जनसंख्या भी बढ़ गई है। जो पहले जो खेती का जो स्कोप था, दायरा था, बड़ा था, छोटा परिवार होता था और उसके पास खेत थे। आज उनका भी परिवार बढ़ गया, तो फिर खेती भी घट गई, डिवाइड हो गई, जिस वजह से जो डिपेंडेंसी है किसान की खेतों से, वो कम होगी, क्योंकि खेती से उसकी आजीविका नहीं चल सकती है, उसका मानना ये भी है। क्योंकि दो तीन खेत से क्या करें। अगर हम इस तरह की खेती को एक कोऑपरेटिव फार्मिंग में, एक हम इस तरह से करेंगे, ज्वाइंट फार्मिंग की बात करें, एक पूरे पैच को मतलब उस तरह से करेंगे, तो शायद ये चाय उसके लिए बहुत अच्छा साधन है। दूसरा, हमारा सब्जी बहुत अच्छा स्कूप है। उद्यान फ्लो जो आप कहते हैं, फ्लोरिकल्चर या पोमोलॉजी बात करते हैं, अगर हम फलदार वृक्ष की खेती करें, अगर इस तरह की हाइट पे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, खुबानी हो गया, आड़ू, तो बहुत बड़े ज्वाइंट फार्मिंग की जरूरत है। आज की डेट में कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं, तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो इंडिविजुअल जो एफर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा सदुपयोग होगा, और कम जगह पे अधिकतम पैदावार हो सकती है। आपने कहा कि अलग-अलग तरह की जो बागवानी है, उसको यानी एक डाइवर्स बिल्कुल। फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर हम अगर स्थापित करें, तो इसमें हमें ये ध्यान आता है कि जैसे अभी देश में, प्रदेश में हो हल्ला है हम्म। कि हमारे सड़कों पे गाय हैं या उनकी बेकदरी होती है। तो चाय और गाय का कनेक्शन किस तरह से हम वापस ले सकते हैं और अपनी जो सर्कुलर इकोनॉमी है, उसको बढ़ा सकते हैं? देखिए साहब, एक बड़ी बात है, चाय के लिए दूध चाहिए होता है। दूध मुख्य स्रोत गाय है। अगर हम ये चाय टी टूरिज्म को डेवलप करते हैं, तो गाय का भी ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमें दूध भी चाहिए होता है, मिल्क प्रोडक्शन भी चाहिए। अगर किसान इन खेतों से जुड़ता है, इस बगीचे से जुड़ता है, तो इसमें सबसे ज्यादा इसका बाई प्रोड्यूस जो घास भी उगती है, तो घास फेंकेगा तो नहीं। तो यही घास अगर वो अपने पशुपालन में भी यूज करेगा, क्योंकि
उसका जुड़ा होगा। अभी हो क्या रहा है कि किसान के पास वो खेतों से तो जुड़ा ही नहीं है। जब खेत में वो किसान आ ही नहीं रहा तो फिर वो पशुपालन का क्या करेगा, आप बताइए। क्योंकि पशुपालन और खेती एक दूसरे का पूरक है। क्योंकि जो उनका वेस्ट है, जो कंपोस्ट जो हम बात करते हैं, खाद है, जो भी निकलता है वो खेतों के लिए होता था। और पहले के लोग खेती पशुपालन इसलिए भी करते थे क्योंकि उनके खेत थे और खेतों के लिए गोबर चाहिए होता था। गोबर पशु से आता है, तो ये जुड़ा हुआ है। अगर हम खेती में नवाचार लाते, इनोवेशन लाते हैं और किसान को खेत में आता है और खेत से उसको इनकम दिखती है, तो स्वाभाविक है वो पशुपालन पे भी ध्यान देगा। जो ये गाय रोड पे घूम रही है, वो शायद रोड पे नहीं घूमेगी, वो किसान के खलिहान में होगी। आपकी बात में जो गाय है और आप जो कनेक्शन बताया है चाय से, तो उससे एक आय सृजन या हमारी इंटरप्राइज भी आगे बढ़ रही है या बढ़ सकती है, खासकर उत्तराखंड में। एक बड़ा प्रश्न भी है कैसे आगे बढ़े, तो इसके लिए आपके क्या विचार आते हैं और क्या आइडियाज आपको लगते हैं? सो उत्तराखंड मैंने शुरू में भी बोला था कि हमारी जो टोपोग्राफी है वो हिल है और उस तरह के रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है कि हम यहाँ पे बड़े हैवी कंस्ट्रक्शन कर पाएँ या बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा पाएँ। परंतु हमारे पास उस तरह के संसाधन है, उस तरह के ज्योग्राफी है जहाँ पे छोटे-छोटे एंटरप्राइज डेवलप हो सकते हैं और यहाँ पर अपार संभावनाएँ हैं। उत्तराखंड पूरे देश में, मुझे लगता है कि पूरे देश के लोग उत्तराखंड विजिट करने आते हैं, घूमने आते हैं और यहाँ पे 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊँ मंडल है, ठीक है? और टूरिज़्म की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट, वेदर और डेस्टिनेशन बहुत अच्छे हैं। बद्री केदारनाथ शायद विश्व में उत्तराखंड में ही है, ठीक है? वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में ही है ना? अल्मोड़ा है, नैनीताल है जो झीलों की नगरी है, तो काफ़ी संभावनाएँ हैं। अगर हम छोटे-छोटे उद्यम इस तरह से यहाँ बनाएँ और अपने प्रोडक्ट को डेवलप करें और थोड़ा वैल्यू चेन पे काम करें, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत है या नौकरी माँगने की ज़रूरत है। शायद हमें नौकरी देने वाला बनना चाहिए और हम द बन सकते हैं। हमारे पास इतने साधन हैं और वो स्कोप भी है और इस तरह का एनवायरनमेंट हमें सपोर्ट भी करता है। छोटे उद्यमी यहाँ पे बहुत अपार संभावनाएँ हैं। और एक चाय को ले लीजिए, अगर हम चाय की बात करें तो इस चाय की भी बहुत उत्पाद हैं। ग्रीन टी हम बना सकते हैं, हैंडमेड टी हम बना सकते हैं, सीटीसी हम बना सकते हैं। तो अगर हमारे उत्तराखंड का खुद का ब्रांड हो, खुद का प्रोडक्ट हो, क्यों नहीं बिकेगा? फिर हम इसे वैरायटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे बद्रीनाथ में तुलसी होती है, वो अपने आप में यूनिक तुलसी है, तो तुलसी चाय नहीं हो सकती है। हमारे नदी के किनारे वाले एरिया में हमारा अदरक बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, तो अदरक की खेती हो सकती है, लहसुन हो सकता है, मटर बहुत अच्छी होती है हमारे यहाँ पे। धान हमारा जो रेड राइस है, लाल धान, वर्ल्ड मतलब विश्व विख्यात हो चुका है, अपने आप में यूनिक है। मंडवा मिलेट्स, मिलेट्स एक ऐसा फूड है जिसका बेबी फूड बनता है, जापान सबसे ज्यादा खरीदता है, आप देखिए। और हम उसको वैसे ही सोचते हैं। अगर हम मिलेट से रिलेटेड कुकीज बना दें या बेबी फूड बना दें या कुछ आटा भी बना दें, तो अपने आप में रोजगार होगा। क्योंकि संभावनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन हम टी गार्डन में हैं। एक बार फिर से टी गार्डन पे ही प्रश्न करें जरूर कि हमारे गांव से लोग कस्बों की तरफ जा रहे हैं, मार्केट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग पहाड़ की तरफ भी आ रहे हैं, नीचे मैदानों से। आपने बद्री और केदार की बात करी, तो हम क्या इस पॉइजन फ्री टी को, इस हिमालय की टी को उनको गिफ्ट और एक गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, अपनी जो यात्री यहाँ पे आ रहे हैं और फिर यहाँ के जो ग्रामीण हैं अपने पैकेजिंग करके अपनी टी उगा करके। तो क्या ये संभावनाएं भी आप देखते हैं कि हमारी टी गंगा की धारा के साथ साथ आगे बढ़े? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात कही है और हमने शुरुआत भी करी है, हमारी शुरुआत हो चुकी है। हम उत्तराखंड की चाय को बद्री केदार चाय के नाम से मतलब बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और जो बद्री केदार जो टी है, यहीं की वो चाय होगी और यहाँ का उत्तराखंड का फ्लेवर होगा, उत्तराखंड का टेस्ट होगा और जो स्पिरिचुअल टच होगा हमारी उस चाय के साथ रहेगा और लोग आएंगे, ले जाएंगे और उसको अपनी जगह ले जाएंगे और बताएंगे कि ये उत्तराखंड का यूनिक प्रोडक्ट है। अभी हमने उसका पायलट फेज हमने किया है और बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिले, रिस्पांस बहुत अच्छी है हमारे पास। जिसने भी उस चाय को एक बार टेस्ट किया है, उसने दोबारा रिपीट हमें ऑर्डर दिए हैं, मांगा है। और इस चाय से हमें उम्मीद है कि ये हमारे यहाँ की महिला सशक्तिकरण में भी योगदान करेगा, किसानों को आत्मनिर्भर बनने में भी योगदान देगा और एंटरप्रेन्योर्स, उत्तराखंड के युवाओं को एंटरप्रेन्योर्स कैसे बनना है
उसके लिए भी ये मददगार साबित होगा। तो नेगी जी, आपने बात करी है एंटरप्रेन्योर्स की, महिलाओं के रोजगार की और एक ऊर्जा की, जो कि हमें ऊर्जा चाय के बगीचे में आकर भी दिखती है। और जब ये चाय हमारी प्याली में जाती है और जब वो विषमुक्त होती है, वो फ्रेश होती है और हमें एनर्जी देने वाली होती है, तो वास्तव में इससे ज़्यादा सुखद क्या हो सकता है हमारे उत्तराखंड के लिए। तो इस टॉक में आज यही इतना ही। फिर हम मिलते हैं किसी दूसरी चाय बगीचे में। तब तक के लिए नमस्कार।